नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। और सबसे पहले 4 बड़ी खबरों से शुरुआत कर रहे हैं। मौत की जर्जर इमारतों के लिए बदनाम मुंबई के डोंगरी इलाके में करीब 100 साल पुरानी 4 मंजिला इमारत के गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि मौके पर मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम अभी भी जारी है। बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में रोस्टर ड्यूटी के दौरान गैर हाजिर रहने वाले मंत्रियों पर नाराजगी जाहिर की और पार्टी नेताओं से ऐसे मंत्रियों की सूची तैयार करने को कहा है। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में इंटरनेशनल दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में रोस्टर ड्यूटी के दौरान गैर हाजिर रहने वाले मंत्रियों पर नाराजगी जाहिर की और पार्टी नेताओं से ऐसे मंत्रियों की सूची तैयार करने को कहा है। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बुधवार को अपना फैसला सुनाएगा। पाकिस्तान में जाधव की मौत की सजा देने के फैसले को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में चुनौती दी है। और आज रात भारत समेत दुनिया के कई देशों में आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। करीब 150 साल बाद गुरु पूर्णिमा के दिन पड़ने वाले इस दुर्लभ चंद्र ग्रहण का नजारा आसमान में लगभग 4 घंटे तक दिखाई देगा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत विस्तार से। सबसे पहली बात मुंबई की, जहां डोंगरी में एक इमारत गिरने के बाद मलबे में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। इमारत के मलबे में करीब 30 से 40 लोगों के दबे होने की आशंका थी, जिसके बाद अब तक 7 शव निकाल लिए गए हैं और कई लोगों को मलबे से सुरक्षित भी बाहर निकाला गया। लेकिन इससे पहले डोंगरी इलाके में केसरबाई नाम की 4 मंजिला इमारत भरभरा कर अचानक गिर पड़ी, जिसके नीचे कई लोग दब गए। इसके बाद वहां पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हालांकि इमारत संकरी गली में होने के चलते राहत कार्य में परेशानी आई, क्योंकि गली में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी नहीं पहुंच पाई। लिहाजा राहत बचाव की टीमें पैदल ही घटनास्थल पर पहुंची और मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने में जुट गई। हालांकि अब तक बिल्डिंग के मलबे से एक छोटे बच्चे समेत कई लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। जानकारी के मुताबिक इमारत के नीचे दुकानें बनी, जबकि इसकी ऊपरी मंजिल पर परिवार रह रहे हैं। इलाके के लोगों के मुताबिक इमारत का आधा हिस्सा जर्जर था, जिसके गिरने की आशंका पहले से ही थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बीच जो इमारत गिरी है, उससे सटी हुई एक और इमारत भी बेहद जर्जर हालत में है। इमारत गिरने के बाद इस बिल्डिंग का सपोर्ट हट जाने के कारण अब दूसरी बिल्डिंग गिरने की आशंका भी तेज हो गई, जिसके कारण वहां रहने वाले लोगों को इस बिल्डिंग से दूर हटाया गया है। खबर है कि डोंगरी बिल्डिंग हादसे में अभी भी कई लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जबकि कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस बिल्डिंग गिरने की घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुख जताया और हादसे के कारणों की जांच की बात कही। ये करीब 100 साल पुरानी बिल्डिंग है और वहाँ के बिल्डिंग के रहवासियों ने वाड़ा के नियम के अनुसार उसके लिए रीडेवलपमेंट के लिए वहाँ पर एक विकासक को डेवलपर को अपॉइंट भी किया था और उसके लिए उनको परमिशन भी मिली थी, लेकिन ये डेवलपर ने उसको समय पर डेवलप किया या नहीं किया, ये सारी चीजें अब जांच में सामने आएगी। अभी तो सारा फोकस जो है वो जो लोग वहाँ पर अभी मलबे के नीचे हैं उनको कैसे बाहर निकाला जाए, इसके ऊपर सारा फोकस वहाँ पर रखा हुआ है। हालांकि इस बिल्डिंग हादसे पर सियासत भी तेज हो गई। विपक्ष इस हादसे पर फडणवीस सरकार को घेरता नजर आया। सरकार की नाकामी पुनः उजागर हो गई। माड़ा के रिपेयर बोर्ड के अंतर्गत इमारत गिरती है, लोगों की जान जाती है, जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार की है। हर बारिश से पहले प्री मानसून सर्वे कराया जाता है। जो इमारत धोखादायक हो उसे खाली कराने की जिम्मेदारी बोर्ड की है। क्या ये सर्वे कराई गई थी? सर्वे कराई गई तो खाली क्यों नहीं कराया गया? इस बीच बिल्डिंग हादसे से प्रभावित लोगों के लिए बीएमसी ने इमामबाड़ा म्यूनिसिपल सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में शेल्टर होम बनाया है, जहां लोगों को सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा बारिश को देखते हुए फिलहाल आसपास की इमारतें भी खाली करवा ली गई हैं। इस बीच डोंगरी बिल्डिंग हादसे के बाद कई ऐसे परिवार परेशान दिखाई दिए जिनके अपने मलबे के नीचे दबे हुए थे। क्या हुआ था? लड़की है मेरी। कितने साल की है? कभी शादी हुआ है अभी शादी हुई? हाँ। 5-6 महीना हुआ। अच्छा, बच्ची यहाँ थी। तो अभी क्या वो वहाँ फंसी हुई है? फंसी हुई है अंदर। क्या हुआ था उस वक्त जब आप थे वहाँ पे? उसमें हम लोग सोए थे नींद में, अचानक बिल्डिंग गिरी तो हम लोग निकल के भाग के बाहर आए। उसके बाद हम लोग कुछ नहीं जाना। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पीएमओ के ट्वीट के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा, मुंबई के डोंगरी में इमारत ढहने की घटना पीड़ादायक है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है।
वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए लिखा कि मुंबई में 4 मंजिला इमारत में फंसे लोगों की सकुशलता की प्रार्थना करती हूं। हाल में घटी ये तीसरी घटना है। आखिर क्यों समय रहते इस पर कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है। इसके अलावा कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने भी महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि डोंगरी में गिरी पुरानी बिल्डिंग रहने के लिए असुरक्षित घोषित की गई थी, उसके बावजूद वहां पर लोग रह रहे थे। हर बार यही घटनाक्रम होता है और सरकार 1-2 लोगों को बर्खास्त करके अपनी जिम्मेदारी से बच निकलती है। क्या मुंबई में लोगों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है? दरअसल मुंबई में इमारतों के रीडेवलपमेंट का प्रोसेस इतना धीमा और जटिल है कि लोग जल्दी घर खाली करने को तैयार नहीं होते। नोटिस मिलने के बावजूद वो अपना घर नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि पता नहीं उन्हें अपना आशियाना वापस भी मिल पाएगा या नहीं। इसी वजह से मुंबई में ऐसी कई जर्जर बिल्डिंग हैं जिन्हें बीएमसी की तरफ से नोटिस भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक मुंबई में मौत के 600 आशियाने हैं, इन्हें बीएमसी से नोटिस भेजा गया है। फिर भी हजारों लोग इन इमारतों में जान जोखिम में डालकर रह रहे हैं। बीएमसी ने जिन इमारतों को नोटिस भेजा है उनमें से 400 से ज्यादा जर्जर इमारतें प्राइवेट हैं। बीएमसी की 80 से ज्यादा इमारतें खतरनाक घोषित की जा चुकी है। वहीं महाडा यानी महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपिंग अथॉरिटी और राज्य सरकार की 40 से ज्यादा इमारतें भी खतरनाक की सूची में हैं। एक आंकड़े के मुताबिक सबसे ज्यादा खतरनाक और जर्जर इमारतें मुंबई के कुर्ला इलाके में हैं। बरेली के मेयर उमेश गौतम नगर आयुक्त के दफ्तर में घुसे और नगर स्वास्थ्य अधिकारी को उन्हीं के सामने फटकारने लगे। मेयर की नाराजगी खुले में घूम रही 2 गायों को पकड़े जाने पर थी, जिनके मालिकों पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने जुर्माना लगा दिया था। जिससे गुस्से में आग बबूला होकर मेयर उमेश गौतम नगर स्वास्थ्य अधिकारी संजीव प्रधान को तलाशते हुए नगर आयुक्त सैमुअल पॉल के कमरे में पहुंचे और वहां खड़े नगर स्वास्थ्य अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए खरी खोटी सुनाने लगे। कितने पैसे खाना चाहते हैं? कितने पैसे खाएंगे क्या मतलब क्या भाई? चाहते क्या? इतना ही नहीं, मेयर उमेश गौतम नगर आयुक्त सैमुअल पॉल से भी उलझ पड़े। 15-20 लोग इस बीच हद तो तब हो गई जब नगर आयुक्त सैमुअल पॉल ने बीच बचाव करना चाहा तो मेयर उमेश गौतम उन पर ही बरस पड़े। इनको भ्रष्टाचार का रास्ता न दें। ये लोगों ने पूरी झूठ मजावट की, पूरे बरेली को बर्बाद करने में मतलब देखिए, मेरा आपको ये कहना है था कि आप जो है ना इनके पक्ष में ना खड़े, क्योंकि ये नहीं, ये भ्रष्टाचार पूरा फैला रखा है। 15 रुपए अधिकार हमें है, बोर्ड ने अधिकार मुझे दिया है कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए। इसके बाद तो मेयर उमेश गौतम धक्का मुक्की करने पर उतर आए और नगर आयुक्त सैमुअल पॉल के कमरे से ही नगर स्वास्थ्य अधिकारी संजीव प्रधान को जबरन खींचकर बाहर ले जाने लगे। किसी तरह का नहीं होना चाहिए। आप जमा कराइए थे अभी चल के, आप चलिए। आप गाय साहब बच्चे मर रहे हैं, जानकारी के मुताबिक नगर निगम की टीम ने कुछ दिन पहले 2 लोगों की एक गाय पकड़ ली थी। इसके बाद गायों के मालिक ने मेयर उमेश गौतम से उन्हें छुड़वाने की मांग की, जिस पर मेयर उमेश गौतम ने नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को 1500 रुपए लेकर जुर्माना लेकर गाय छोड़ने के निर्देश दिए, लेकिन आरोप है कि नगर निगम ने गाय नहीं छोड़ी। जिस पर भड़के मेयर 25 पार्षदों के साथ नगर स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय पहुंच गए और कंप्यूटर ऑपरेटर को जुर्माने की रसीद नहीं काटने पर हड़काने लगे। नगर स्वास्थ्य अधिकारी को बुलाओ, हालांकि नगर स्वास्थ्य अधिकारी के नहीं मिलने पर मेयर सीधे नगर आयुक्त के कमरे में पहुंचे और वहां बैठे नगर स्वास्थ्य अधिकारी पर जमकर बरस पड़े। इसके बाद मेयर नगर स्वास्थ्य अधिकारी का हाथ पकड़कर जबरन उन्हें वहां से ले गए और 1500 रुपए का जुर्माना काटकर गायों को तत्काल छोड़ने का दबाव बनाने लगे। गाय अगर गलती से बाहर छूट गई तो उसको ये लोग पकड़ लेते हैं और अगर आदमी वहाँ कोई नहीं है तब भी उसको छुड़ा के वहां से ले आते हैं, अगर बाहर बंधी हुई है तो कि साहब नगर निगम की जमीन पे बंधी है। ठीक है, उन्होंने गलती की है, उस पर जुर्माना लिया जाए, लेकिन जुर्माने का मतलब खाली इतना नहीं है कि आप उसके अवैध वसूली भी उससे करें। तो ये अवैध वसूली और भ्रष्टाचार किसी भी तरीके से किसी भी हालत में बरेली में स्वीकार नहीं होगा।
हालांकि हंगामे की जानकारी मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंच गई, जिसके बाद नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने मेयर और 25 पार्षदों समेत 50 लोगों के खिलाफ अभद्रता करने, जबरन पकड़कर ले जाने, जबरन सरकारी कागजातों पर हस्ताक्षर करवाने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया। टेरर फंडिंग को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान सरकार किस तरह आतंकियों को फंडिंग करती है, इसका खुलासा एनआईए ने किया है। एनआईए ने अपनी जांच में पाया है कि पाकिस्तान कश्मीरी मुसलमानों के लिए बने सेवा संगठनों का इस्तेमाल कर टेरर फंडिंग करता है। कश्मीर में ये टेरर फंडिंग आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के जरिए की जाती है। एनआईए ने कश्मीर में बैंक खातों की जांच करते हुए पाकिस्तान की टेरर फंडिंग का पर्दाफाश किया और इसी सिलसिले में करोड़ों रुपए की संपत्ति भी जब्त की गई है। एनआईए की जांच से पता चला है कि कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े लोगों को हर महीने 10 से 12 हजार रुपए दिए जाते हैं। हिजबुल मुजाहिदीन को पाकिस्तान सरकार की ओर से जो रकम मिली, उसका बड़ा हिस्सा मारे गए आतंकियों के करीबियों को दिया गया। इस रकम में से आतंकियों के लिए छिपकर काम करने वालों और समर्थन देने वालों को भी पैसा दिया गया। इसके अलावा एक बड़ी रकम का इस्तेमाल हथियार और आतंकी कार्रवाई के लिए दूसरी चीजों पर भी किया गया। यहां तक कि आतंकियों के इलाज, उनके मोबाइल बिल और शादी के लिए भी इस रकम में से पैसे दिए गए। समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति से ईडी ने पूछताछ की है। खनन घोटाले में यूपी सरकार के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति से ईडी की टीम ने पूछताछ की। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राव साहब दानवे ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी ने यूपी सरकार में परिवहन मंत्री रहे स्वतंत्र देव सिंह को यूपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया। यूपी के जौनपुर जिला जेल के कैदी जेल प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर भूख हड़ताल पर चले गए। प्रतिबंधित मान लिया गया, उसको वर्क वो इकट्ठा करके बाहर कर दिया गया। इससे जो है उनमें रोष था और फिर 13-14 की रात में पुनः यही बात की गई, तो उनमें जो है आक्रोश हुआ और जिसके लिए आज उन्होंने सुबह जो है भोजन नहीं लिया और नाश्ता नहीं लिया। यूपी के मुरादाबाद में मूसलाधार बारिश से कच्चा मकान गिरने से 2 बच्चों की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बिहार के गोपालगंज के श्यामपुर गांव में फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 10 लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। जब खाना खाया उसके बाद मुझे पता चला कि उनके खाने में एक छिपकली मरी हुई पाई गई। जहाँ इलाज के लिए आए थे उनका इलाज यहाँ पे हुआ और अभी इलाज चल रहा है। सभी लोगों की स्थिति स्थिर है। गुजरात के बनासकांठा जिले के पालनपुर में एक स्कूल में लड़कियों को प्रेम विवाह नहीं करने की शपथ दिलाई गई। अभिनेता आयुष्मान खुराना और अभिनेत्री भूमि पेडनेकर की फिल्म शुभ मंगल सावधान का सीक्वल अब फ्लोर पर आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभिनेता ऋतिक रोशन फिल्म सुपर 30 का प्रमोशन करने पटना जाएंगे। आंख कान खोल के में अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां के नेताजी सुभाष पैलेस के पास 2 युवकों ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मारपीट की है और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें भला बुरा कहा। दरअसल ये पूरा बखेड़ा ट्रैफिक चालान को लेकर हुआ। युवकों का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस वाले उनका जबरन चालान काटकर उनसे 5000 रुपए मांग रहे थे, जिसका युवकों ने अपने अंदाज में ही विरोध किया। पहले पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की, फिर गाली गलौज करते हुए स्कूटी सवार युवकों ने पुलिस की बाइक को लात मारकर गिरा दिया और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि ट्रैफिक पुलिस का दावा है कि आरोपी युवक शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे और इसी आधार पर उनका चालान काटा गया था, लेकिन युवक किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। करीब 5 मिनट के वीडियो में ट्रैफिक पुलिस आरोपी युवकों को काबू करती दिखी और समझाती दिखी, लेकिन युवक किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। वो बार बार पुलिस वालों पर हमला कर उनकी वर्दी तक फाड़ने की कोशिश में लगे रहे। हालांकि बाद में शिकायत मिलने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की। कर्नाटक के सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी बुधवार को अपना फैसला सुनाएगा। बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस्तीफे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर ने भी विधायकों के इस्तीफे या उनकी अयोग्यता पर फैसला देने के लिए कोर्ट से कल तक का वक्त मांगा, लेकिन बागी विधायकों की ओर से दलील दी गई कि स्पीकर इस्तीफा मंजूर नहीं करके उन पर सरकार के पक्ष में वोट देने के लिए दबाव बना रहे हैं। कर्नाटक में अगर 16 विधायकों के इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं तो कुमारस्वामी सरकार के पास सिर्फ 101 विधायक रह जाएंगे, यानी कि सरकार अल्पमत में आ जाएगी।
इस बीच विधानसभा में शक्ति परीक्षण के लिए तारीख तय हो गई है। 18 जुलाई को सदन में विश्वास मत का प्रस्ताव रखा जाएगा। कर्नाटक में बीजेपी के पास 105 विधायक हैं और उसे 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी हासिल है। ऐसे में बीजेपी जल्द ही वहां सरकार बनाने का दावा कर रही है। हमारे साथ नंबर ज्यादा है, अभी कांग्रेस एंड जेडीएस का नंबर कम हो गया है, वो सरकार अल्पमत में है, इसलिए गुरुवार हम फ्लोर टेस्ट में पास करेंगे ऐसा लग रहा है। सरकार बन जाएगी मैडम? ऐसा लग रहा है सरकार बन जाएगा। बिजली के बिल के बढ़े दामों पर सागर में बीजेपी के एक विधायक ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। एमपी के सागर में बढ़े बिजली के बिल को लेकर बीजेपी विधायक महेश राय और उनके समर्थकों ने एसडीएम के कार्यालय में मुर्दाबाद के नारे लगाए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री सज्जन वर्मा ने पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के आतंकी बशीर अहमद को गिरफ्तार किया गया, जिस पर दिल्ली पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। वर्मा ने पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के आतंकी बशीर अहमद को गिरफ्तार किया गया, जिस पर दिल्ली पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। हैदराबाद में पुलिस ने बिना वीजा के रह रहे अफ्रीकी मूल के विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के फतेहाबाद में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों की मुश्किल बढ़ गई। यूपी के मुरादाबाद में धर्म परिवर्तन की खबर मिलने पर भीड़ ने 6 लोगों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। इन लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहा था। हमने पता करा उससे कि भैया धर्म परिवर्तन किस आधार पर करवाया जा रहा है, तो उसने, जो भूरे नाम का व्यक्ति है, उसने बताया कि जो ये लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, एक तो जो है वो संपन्न हो जाएंगे बहुत जल्दी, प्रभु यीशु की कृपा उनके ऊपर हो जाएगी। एमपी के देवास में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मल्हार मंदिर पर महाआरती का आयोजन किया गया। अफगानिस्तान में एक ट्रक में हुए विस्फोट की चपेट में आने से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। नेपाल के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ से लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ में 22 से ज्यादा लोग लापता हैं, जबकि कई लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के दमोह के जिला अस्पताल में एक तांत्रिक एक महिला का इलाज झाड़ फूंक से करने लगा। सांप के काटने के बाद इस महिला को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, जहां उसकी हालत में सुधार भी हो रहा था। लेकिन इस बीच परिवार वालों ने एक तांत्रिक को भी बुला लिया और तांत्रिक ने अस्पताल के पुरुष वार्ड में महिला को बुलाकर उसकी झाड़ फूंक शुरू कर दी। तांत्रिक ने महिला की पीठ पर एक कांसे की थाली रखी और उस पर पत्थर से मारा। इसके अलावा वो थाली पर अपनी अंगुलियां घुमाकर भी मंत्र पढ़ता रहा। तांत्रिक ने इलाज के नाम पर नीम के पत्तों से भी महिला की झाड़ फूंक की। करीब आधे घंटे तक अस्पताल में ये तमाशा चलता रहा। महिला के परिवार के अलावा दूसरे लोगों ने भी झाड़ फूंक को देखा, लेकिन इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रशासन की नजर नहीं गई। पूछे जाने पर डॉक्टर ने मासूम सी सफाई देकर किनारा कर लिया। मेरे संज्ञान में कई बार आता रहता है कि इस प्रकार लोग करते हैं अंधविश्वास के कारण, अज्ञानता के कारण, और हम लोगों को हमेशा समझाइश देते रहते हैं। हमारा स्टाफ भी समझाइश देता रहता है कि अंधविश्वासों में ना पड़े। जिला अस्पताल में सीसीटीवी कैमरों का पूरा इंतजाम है, लेकिन इलाज के नाम पर इस झाड़ फूंक को देखने और रोकने में अस्पताल के अधिकारी नाकाम रहे। पाकिस्तान ने भारत से लगे अपने वायु क्षेत्र में भारतीय विमानों के प्रवेश पर लगी पाबंदी को हटा दिया है, जिसके बाद भारतीय विमान कंपनियों के हवाई जहाज जल्द ही हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने लगेंगे। पाकिस्तान ने बालाकोट हवाई हमले में करीब 4.5 महीने बाद अपने हवाई क्षेत्र को फिर से खोल दिया है। सोमवार देर रात पाकिस्तान ने एक नोटिस जारी कर अपने हवाई क्षेत्र को भारत के लिए खोलने की बात कही। पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र खोलने के बाद अब सामान्य रूटों पर भारतीय विमान उड़ान भर सकेंगे। पाकिस्तान में हवाई क्षेत्र बंद होने पर भारी नुकसान झेल रही एयर इंडिया ने इस फैसले के बाद कहा कि पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का उपयोग करने के लिए उन्हें 2 से 3 दिन लगेंगे। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान ने भारत के सामने एयर स्पेस खोलने के लिए शर्त रखी थी, जिसे भारत ने मानने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान ने कहा था कि वो भारत की कमर्शियल उड़ानों के लिए तब तक अपने हवाई क्षेत्र को नहीं खोलेगा जब तक भारतीय वायुसेना के फॉरवर्ड एयरबेस से लड़ाकू विमानों को नहीं हटा लिया जाता।
पंजाब के बठिंडा में गौशाला की छत गिरने से 100 से ज्यादा गाय दब गई। इसके बाद गायों को बचाने के लिए राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। दरअसल सुबह तेज बारिश में गौशाला की छत अचानक ढह गई। बताया जा रहा है कि ज्यादातर गायों को सही सलामत निकाल लिया गया। कुछ गायें जख्मी हुई हैं, लेकिन किसी की मौत की खबर नहीं है। लगातार हो रही बारिश के कारण राहत बचाव कार्य में काफी दिक्कतें सामने आई। गौशाला की छत सीमेंट की बनी हुई, लेकिन भारी बारिश के बाद इस पर पानी जमा होना शुरू हो गया। इसे हटाया नहीं गया, जिससे ये छत गिर गई। छत गिरते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और गौशाला के अलावा आसपास के लोगों ने मदद की और गायों को बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि गौशाला की छत कमजोर थी और उस पर बारिश का पानी जम गया था, लेकिन सरकार इस जिम्मेदारी में कैसे भाग सकती है कि गौशाला की हालत बदहाल थी। महाराष्ट्र में शहीदों के परिवार को अब 1 करोड़ की मदद दी जाएगी। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में राज्य के शहीद जवानों को 1 करोड़ का मुआवजा देने का ऐलान किया गया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जमीन घोटाला मामले में पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत में पेश हुए। ग्वालियर में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने की मांग को लेकर वकील एक दिन की सामूहिक हड़ताल पर रहे। कई लंबे समय से वकील एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर मांग कर रहे हैं, और जो कि कई सरकारें आई उन्होंने भी आश्वासन दिया और उसको लागू नहीं किया, क्योंकि कई अब वकीलों के साथ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। क्योंकि वकील हर मामले लड़ता है, कभी पक्षकारों की धमकी। अभी हाल ही में हमारे वकील साहब के विरुद्ध आगरा में भी घटना हुई है, अभी ग्वालियर में एक FIR दर्ज हुई। तो वकीलों को लेकर किसी को चिंता नहीं है। मध्य प्रदेश के इंदौर में चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा एक दंपति से मारपीट के बाद लोगों का हंगामा बढ़ता देख अधिकारियों ने 2 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। मध्य प्रदेश के रायसेन में बिजली कटौती से परेशान किसानों ने सांची बिजली दफ्तर का घेराव किया। MP के उज्जैन में महाकाल मंदिर में VIP दर्शन को लेकर श्रद्धालु और पुलिसकर्मी आपस में भिड़ गए। पंजाब के बठिंडा में हो रही मूसलाधार बारिश से लोगों के घरों में पानी घुस गया। पंजाब के बठिंडा के भक्ता भाई कस्बे में गौशाला का लेंटर गिरने से करीब 100 गोवंश दब गए। ITBP की महिला पर्वतारोहियों के दल ने बद्रीनाथ के पास एक 17,000 फीट ऊंची चोटी पर फतेह हासिल की। उत्तराखंड के मसूरी में हरेला पर्व के अवसर पर सेंट जॉर्ज कॉलेज के पास 300 से ज्यादा पौधे लगाए गए। और आग कान खोल के में अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कहां हुई पेट्रोल पंप पर गुंडागर्दी। और साथ ही आपको दिखाएंगे कहां लोग पुकार रहे हैं बाढ़ से बचा लो सरकार। जबकि लाखों लोग बेघर हो गए हैं, इसके बावजूद अभी भी वहां के कई गांव में रह रहे लोग इस त्रासदी को झेलने को मजबूर हैं। की चपेट में है। कुदरत के कहर से अब तक वहां 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि लाखों लोग बेघर हो गए हैं, इसके बावजूद अभी भी वहां के कई गांव में रह रहे लोग इस त्रासदी को झेलने को मजबूर हैं। असम में बाढ़ की मार झेल रहे चिरांग जिले में भी पानी अपने रौद्र रूप में गांव के गांव डूब रहे हैं और लोग पलायन करने को मजबूर हैं। चिरांग के ही एक गांव के सभी परिवार अपना गांव छोड़कर राहत शिविर में चले गए हैं और अब वो पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग जाएगा और अभी नहीं आएगा। ये कभी नहीं आएंगे। ये कभी नहीं आएगा। क्यों? रहने नहीं सकेगा यहाँ। कितने साल से परेशान हैं? हम लोग तो आज तो कम से कम 2 साल से तकलीफ हो रहा है। खाली बंद रहा है। बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है और ये अपने साथ खेत के खेत, घर बार सब कुछ बहा कर ले जा रहा है। यहाँ पर भी बाढ़ की वजह से इस गांव के 80 से 85 आशियाने डूब गए हैं। आप लोग ये जो रिलीफ कैंप में है कितना दिन से? 1 सप्ताह है। 1 सप्ताह। सरकार की तरफ से? नहीं। या खुद बना के? बाढ़ की वजह से अपना आशियाना छोड़ने को मजबूर हुए इन लोगों का मानना है कि वो अपने इलाके में वापस नहीं लौट पाएंगे, क्योंकि असम में बाढ़ ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया है और हर घंटे गांव के गांव बाढ़ की भीड़ चढ़ रहे हैं। बाढ़ का पानी लगातार किनारों को काटकर तबाही मचा रहा है। लिहाजा कटे हुए बांध और ऊंचे सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकले ग्रामीण जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए अपने साथ जरूरी सामान को अपने कंधों पर उठाकर चल रहे हैं। हफ्ता दिन हो गया। हाँ, हमारा घर पूरा पानी
नेपाली से भर्ती हो गया, यहाँ हमें नहीं है। हम कैंप में रहता है, प्लास्टिक दे के बहुत तकलीफ हो गया। खाना खुद से बनाया हुआ कैंप या सरकार का? सरकार नहीं है, हमारा तिरपाल है, निजा तिरपाल से बनाया है उधर। ग्रामीणों का आरोप है कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार की तरफ से उन्हें रहने और खाने पीने तक की कोई मदद नहीं मिल रही। प्रशासन की तरफ से आप लोग का कोई व्यवस्था किया गया? आज तक तो कोई व्यवस्था नहीं किया है, क्या करेंगे? खाने पे लाना तो किया आप लोग? खाना का बहुत लालू हो गया, बहुत तकलीफ हो गया। आज तो कम से कम 7 दिन से हम लोग देखा है, हम लोग हम बैठा रहा है, कहाँ घूमता रहा है, थोड़ा ऊंचा वाला जगह में रहा है, स्कूल में रहा है, लेकिन आज तक कोई सरकार से कोई खाना पकाया नहीं है। आसमान से बरसती आफत ने सूबे की बरसाती नदियों में उफान ला दिया है और अब ये पानी लोगों को डरा रहा है। असम के 33 में से 31 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां जमकर तांडव मचा रही हैं। वहीं केंद्रीय जल आयोग का कहना है कि पानी खतरे के निशान को पार कर चुका है, जो 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे बढ़ रहा है। लिहाजा असम में आई इस आपदा को देखते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही माजुली जिले में भी बाढ़ प्रभावित लोगों से रिलीफ कैंप में मिले और उनका हालचाल जाना। असम में इस साल बाढ़ से अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 40 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। बिहार में कई जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ से बिहार में लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और डर है कि हालात अभी और बिगड़ेंगे, क्योंकि बाढ़ का पानी और बढ़ने के आसार हैं। बाढ़ से तबाही की डरावनी तस्वीर कटिहार की। वहां देखिए कैसे लोग पानी में पूरी तरह डूबकर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर दिखाई दिए। वहां लगातार बढ़ रहे पानी की वजह से आवाजाही लगभग बंद हो चुकी है। खेतों में पानी लगातार भर रहा है और फसल बर्बाद हो चुकी है। मधुबनी में भी जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि दर्जनों गांव जलमग्न हो चुके हैं। इसी वजह से लोग अपने घरों को छोड़कर पलायन को मजबूर दिखाई। वहां नदी नालों में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। एनडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने में मदद कर रही है, लेकिन राहत और बचाव कर्मियों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ की कुछ ऐसी ही तस्वीर बिहार के सीतामढ़ी से भी सामने आई है, जहां पानी ने सब तबाह कर दिया, क्योंकि वहां बाढ़ का पानी तेज आवाज के साथ गांव को अपनी चपेट में लेता दिखाई। हालात ऐसे हैं कि कई गांव पूरी तरह से पानी से घिर गए, यहां तक कि घरों में भी पानी घुस चुका है। आप अनुमान लगाइए, सड़क पर ये तकरीबन 3-3.5 फीट का पानी। लोग कैसे इस गांव से बाहर जाएंगे? कोई बीमार पड़ जाए इस गांव में तो गांव से उस बीमार को इलाज के लिए आखिर कैसे लेकर के बाहर जाएंगे? ये स्थिति पिछले 4 दिन से ऐसी ही बनी हुई है, बल्कि पानी कुछ घटा है। लेकिन नेपाल में लगातार चूंकि बारिश हो रही है तो लोगों को अंदेशा है कि शायद खतरा भी टला नहीं, खतरा बढ़ भी सकता है। सीतामढ़ी के ज्यादातर इलाकों में आवाजाही ठप है। पर्याप्त संख्या में नाव नहीं होने से लोगों की तकलीफ और बढ़ गई है। मुश्किल अकेले आदमी की नहीं, बल्कि जानवरों के लिए भी ठौर ठिकाना नहीं मिल रहा है। आप बताइए माँ, कुछ बचा घर में कि सब चीज बह गया? कुछ बह गया। कैसे खा पी रहे हैं? कैसे भूखे रहे? 4 दिन से भूखे हैं। अरे बच्चों को क्या खिलाया? बिस्कुट डाल दे। बिस्कुट लाए थे यही दुकान में जो मिला। तो पैसा वैसा है घर पे या नहीं? अभी नहीं है, अभी नहीं है पैसा। मवेशी सब क्या हुआ? मवेशी नहीं है, अरे दूध। नेपाल से छोड़े जा रहे पानी की वजह से कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लोग अपने पशुओं के साथ सुरक्षित स्थानों पर जाने की जद्दोजहद करने में जुटे हैं। हालांकि बिहार सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने के दावे किए। सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में बाकायदा आंकड़ों के साथ बताया कि किस तरह बिहार सरकार बाढ़ प्रभावितों तक राहत पहुंचाने में जुटी। हालांकि उन्होंने माना कि बाढ़ ने ज्यादा बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसको देखते हुए सरकार लोगों को राहत पहुंचाने की भरसक कोशिश में जुटी है। मैंने बाढ़ प्रभावित सभी क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य तेज करने का निर्देश दिया है। राहत एवं बचाव कार्य के लिए 796 मानव बल तथा 125 मोटर बोट के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की। वहीं बाढ़ के मुद्दे को लेकर बिहार में अब सियासत तेज हो गई और विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। सदन के मानसून सत्र के दौरान बाढ़ को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा और बाढ़ के दौरान सरकार की तैयारी को नाकाफी करार दिया।
रोड टूट गया है, आना जाना बंद हो गया है, कोई सरकार की व्यवस्था नहीं है, न खाने के न पीने के। इस बीच बाढ़ के पानी से घिरे कई लोग अब भी अपने घरों को छोड़ने को राजी नहीं है, जिसके कारण बाढ़ के पानी से घिरे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बिहार में हर साल बाढ़ के कारण भारी तबाही होती है। राज्य और केंद्र सरकारें मोटे मुआवजे का ऐलान भी करती हैं, लेकिन सरकार की तरफ से पीड़ितों को उनकी जरूरत के मुताबिक मदद नहीं मिलती, जिसके कारण हर साल उन्हें बाढ़ जैसे हालात से जूझना पड़ता है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होने वाले मंत्रियों पर सख्त रुख दिखाया। प्रधानमंत्री ने सांसदों को जनता तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की नसीहत भी दी और साथ ही उनसे जनता की समस्याओं को दूर करने का भी आग्रह किया। संसद परिसर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासतौर पर सांसदों को सामाजिक कामों में शामिल होने की नसीहत दी, लेकिन इसी दौरान उन्होंने संसद की कार्यवाही से दूर रहने वाले मंत्रियों को भी सख्त संदेश दिया। प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है, जब सदन चलता है, सदन में उपस्थिति का ये तो अनिवार्य है, इसमें तो कोई किसी को एक्सेप्शन नहीं है, इतना कहा है। चर्चा है कि प्रधानमंत्री ने ऐसे मंत्रियों के बारे में जानकारी मांगी है जो रोस्टर में होने के बावजूद सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होते। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने सभी बीजेपी सांसदों से भी संसद में मौजूद रहने को कहा है। प्रधानमंत्री ने सांसदों से सामाजिक कार्यों में शामिल होने की अपील की और नसीहत दी कि सांसद राजनीति से हटकर काम करें। प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि बीमारियों और जानवरों के लिए काम करें। इसके अलावा उन्होंने सांसदों से जल संकट पर काम करने को भी कहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने बीजेपी सांसदों से अपने इलाके में अधिकारियों से संपर्क कर जनता की समस्याओं को दूर करने की नसीहत भी दी। प्रधानमंत्री ने सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र के लिए कोई एक इनोवेटिव काम करने को भी कहा। चंद्रकांत दादा पाटिल महाराष्ट्र बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए। बीजेपी ने चंद्रकांत दादा पाटिल को महाराष्ट्र बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने रमण रेवती आश्रम में गुरु शरणानंद के चरण छूकर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। ऋषिकेश के डोईवाला मोटर मार्ग पर एक चलती कार में अचानक आग लगने के बाद कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। हरिद्वार में राज्य फेरी नीति लागू किए जाने की मांग को लेकर व्यापारियों ने नगर आयुक्त का घेराव किया। देखिए, राज्य फेरी नीति नियमावली को क्रियान्वयन करने के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और अभी मैं समझता हूँ अधिकारी महोदय ने हमारे को आश्वासन किया है कि हमने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और सभी वेंडर्स जिनका सर्वे हो चुका है। आगरा के नया गांव में हथियारबंद बदमाशों ने एक प्रधान के घर में लूटपाट के बाद उसकी मां की गोली मारकर हत्या कर दी। यूपी के गोंडा में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ पर चढ़कर लटक गई। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए। यूपी के आजमगढ़ में ताल सलूना में धान की रोपाई कर नाव से घर आते समय नाव पलटने से मां बेटे की मौत हो गई। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया। 3 बदमाश सवार थे, उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में उनमें से एक बदमाश घायल हो गया है। 2 बदमाश यहां से भाग निकले हैं, जिनको अभी खोजा जा रहा है। प्रयागराज में पूर्व डिप्टी मेयर की पोती दीक्षा अग्रवाल ने गैर बिरादरी के ऋतुराज सिंह से शादी कर घर वालों पर धमकी देने और साजिश रचने का आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल किया। यूपी के शाहजहांपुर में 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद के दौरान एक पक्ष के लोग हाथों में खुलेआम तमंचे और लाठी डंडे लहराते दिखे। यूपी के भदोही जिले में जाठी गांव में ग्रामीणों को खुदाई के दौरान बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के मिले, जिन्हें मुगल काल के होने का दावा किया गया। चेन्नई के ताम्ब्रम इलाके के एक पेट्रोल पंप पर गुंडागर्दी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हथियारबंद बदमाश नजर आए और फिर पेट्रोल पंप कर्मचारियों समेत वहां मौजूद लोगों पर भी ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। हॉकी बेल्ट और धारदार हथियारों से लैस कुछ बदमाशों ने अपने चेहरे छिपाने के लिए रुमाल बांध रखे थे। बदमाशों को देख कुछ तो बिना पेट्रोल भरवाए ही वहां से निकल गए, तो कुछ लोग खुद को बचाने की कोशिश करने लगे।
इतने में बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों के साथ हाथापाई शुरू कर दी। साथ ही वहां मौजूद लोगों के साथ भी मारपीट की। पुलिस के मुताबिक इस हमले के पीछे का कारण व्यक्तिगत दुश्मनी थी, क्योंकि जिन लोगों ने पेट्रोल पंप पर हमला किया उनमें से एक शख्स को कुछ दिन पहले ही निकाला गया था और आशंका है कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर उसी का बदला ले रहा था। कुछ बदमाश पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मियों के साथ हाथापाई कर रहे थे। तभी एक बदमाश वहां मौजूद एक बाइक सवार के पास दौड़ कर आया और उसके सिर पर हाथ मारा। जब बाइक सवार ने इसका विरोध किया तो पीछे से दूसरे बदमाश ने प्लास्टिक के बैरियर को उसके सिर पर दे मारा, जिससे उसका संतुलन बिगड़ा और वो खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसके ऊपर तीसरा, चौथा और पांचवा वार हुआ और आखिर में बाइक सवार जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि इस बीच उन्हीं बदमाशों के बीच में से एक बदमाश आगे आया और अपने साथियों से ऐसा करने से मना किया, लेकिन बावजूद इसके एक बदमाश नहीं माना तो उसके साथी ने ही उस पर वार कर उसे अलग किया और पीड़ित बाइक सवार को वहां से जाने को कहा। हालांकि थोड़ी देर बाद बदमाशों का तांडव शांत हो गया, लेकिन इस हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोलकाता के हावड़ा में एक बार फिर से एक मंदिर के सामने वाली सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। हालांकि इस बार वहां मौजूद लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, जिस पर बीजेपी और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी झड़प शुरू हो गई। हावड़ा की एसी मार्केट के नजदीक स्थित हनुमान मंदिर में मंगलवार होने की वजह से बड़ी संख्या में लोग हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए शामिल हुए। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क रोककर नमाज अता करने का विरोध करने के लिए इस तरह का आयोजन करने की योजना बनाई। इसी के मद्देनजर हावड़ा के एक हनुमान मंदिर में पाठ का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में हनुमान भक्तों ने सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान करीब 1 घंटे के लिए डबसन रोड को बंद कर दिया गया, जिस पर वहां पहुंची पुलिस ने वहां मौजूद लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। प्रशासन के कुछ लोग हैं जिनके पेट में दर्द है पहले सप्ताह से ही, इसको आधा कर दीजिए, रास्ता बंद कर दीजिए, रास्ता पर मत पड़िए, और आज उसका नतीजा हमको देखने को मिला है। बैरिकेडिंग किया गया था, महिलाएं उसके सामने पड़ रही थी, भीड़ अधिक होने के कारण कुछ बच्चे बैरिकेड के उस तरफ खड़े हुए, पुलिस ने उन पर बल प्रयोग किया। हनुमान चालीसा चलते समय आपके वीडियो में आपको दिखेगा, हनुमान चालीसा पढ़ते समय लोगों के बाल पकड़ के खींचे गए, उनको मारा गया, कपड़े फाड़े गए, धक्का मारा गया, गाली दिया गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मदरसों की पढ़ाई में सुधार को लेकर गंभीर है। सरकार ने तय किया है कि मदरसों में परीक्षा यूपी बोर्ड की परीक्षा के साथ ही ली जाएगी। इसके अलावा मदरसों में एनसीसी और स्काउट गाइड को लागू किया गया है, ताकि वहां के छात्रों में देशभक्ति को बढ़ावा दिया जा सके। मदरसों में पढ़ाई बेहतर करने के लिए वहां एनसीईआरटी की किताबें लागू की गई हैं और योगी सरकार ने फैसला किया है कि मदरसों को नेशनल ओपन स्कूल के कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में 560 मदरसे हैं जिनको सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है। छात्रों के वजीफे, शिक्षकों की सैलरी और दूसरे खर्च भी सरकार देती है। अब योगी सरकार की कोशिश इसमें बदलाव लाने की है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जिस तरह से मदरसों को लेकर सीरियस है, वो राष्ट्र हित में सीरियस है, और जिस तरह से सब चाह रहे हैं कि मदरसों के अंदर अच्छी शिक्षा हो, और जो मदरसों की आड़ में आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही है, ये खत्म हो। वहीं इस्लामिक धर्म गुरुओं ने मदरसों को लेकर बनाए जा रहे कानून को सही तरीके से लागू करने की अपील की है। हमारा ये मानना है कि जो भी कानून बनाया जाए, चाहे वो यूपी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो या मरकजी हुकूमत की तरफ से, उसका इम्प्लीमेंटेशन जमीन पर भी होना चाहिए, ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी मुस्तकबिल के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके।